अपन चाहेंगे कि जो 10 फरवरी का अपना बजट घोषित हुआ था और उस बजट के अंदर क्या क्या प्रमुख बातें थी और जो अपने लिए काम की हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से, अपन उन्हीं पर चर्चा करेंगे और उनको पर फोकस करके और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो 10 फरवरी को अपना बजट जारी हुआ था, 10 फरवरी 2023 को बजट जारी हुआ था और बजट कौन सा था? 2023 और 24 का। ये 23 और 24 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक क्रियान्वयन में रहेगा, इसलिए इसका जो बजट वर्ष माना जाता है 2023 और 24 माना जाता है। तो हम इसमें एक करके देखेंगे कि कौन सी योजनाएं हैं जो अपने काम की है और इस योजना से आम जन को क्या फायदा हुआ है और परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ऐसे जो समरी आई है इसकी राजस्थान सरकार की, उन्हीं बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे, हम अन्य चीज़ों को शामिल इसमें नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बजट में ये होता है कि कितनी तो राजस्व प्राप्तियां हुई है और कितना राजस्व व्यय हुआ है। अब राजस्व प्राप्तियां अधिक है और राजस्व व्यय कम है तो राजकोषीय घाटा नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि राजस्व जो व्यय है वो अधिक है और राजस्व प्राप्तियां कम है तो वो राजकोषीय घाटा माना जाएगा। तो यहाँ पे जो राजस्व प्राप्तियां हुई है वो हुई है 2,33,998 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई है, जबकि राजस्व व्यय जो है 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व व्यय हुआ। अब देखिए, ये अनुमान है यहाँ पे किस वर्ष के लिए? 2023 और 24 के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये बता रहा है कि यहाँ हम जो प्राप्तियां हो रही है उनसे वे अधिक है। जब प्राप्तियों से वे अधिक होता है तो उस स्थिति को फ्रेंड्स बोलते हैं राजस्व घाटा। और कितने राजस्व घाटे का अनुमान है? 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए का है। यदि इसका अपन प्रतिशत निकालें इस राजकोषीय घाटे का, तो जो जीएसडीपी का 3.98% आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है कि जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है। और हम लोग, मैं तो दूसरों को क्या बताऊं, मैं भी प्रारंभ में समझता ही नहीं था कि ये प्रश्न आते कहाँ से। तो राजकोषीय घाटा है जो जीएसडीपी का 3.98% है। देखिए, यहाँ से इन 4 लाइनों में से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है और ये जरूर पूछा जाता है राजस्व प्राप्ति अधिक है या राजस्व व्यय अधिक है, या राजकोषीय घाटे की स्थिति है या नहीं है, या राजकोषीय घाटा शून्य है, या राजकोषीय घाटा है तो कितना प्रतिशत है। हमको केवल उस हिसाब से स्टडी करनी है कि अपने परीक्षा के प्रश्न नहीं छूटे। अब अपन एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी योजना है और अपने लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया गया है। महंगाई राहत पैकेज का मतलब है कि लोगों के जो सामान्य जनजीवन जीने के लिए जो वस्तुएं क्रय की जाती है उन पे पैसे, महंगाई बढ़ गई तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया। उसमें देखिए, जो भी 1 करोड़ एनएफएसए परिवार है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधिकृत जो परिवार आ रहे हैं, उनको प्रति माह निःशुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट क्या है, तो ये क्या है? जो एनएफएसए परिवार है उनको निःशुल्क फूड पैकेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कब कब प्रोवाइड करवाए जाएंगे? तो ये फ्रेंड्स करवाए जाएंगे प्रति माह। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रति माह ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, कि कैसे महंगाई पे कंट्रोल पाया जाए, तो जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स है वो 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन किसको उपलब्ध करवाया जाएगा? जो 76 लाख परिवार है उनको ये 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ताकि देखिए, ऐसे अपन सिलेंडर खरीदते हैं तो 1,000 रुपये में आता है, लेकिन ये जो 76 लाख परिवार है इनको 500 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। मतलब इनको वो 500 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे तो उनकी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए, अपन कहते हैं प्रश्न आते कहाँ से? जब राजस्थान सरकार का जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज में इसको हाईलाइट करके हमें बताया गया है कि जो बिजली निःशुल्क दी जाएगी वो 100 यूनिट तक दी जाएगी। अब सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में कितने यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी? तो पहली बात हो जाएगी 100 यूनिट। अब कब कब के लिए दी जाती है?
तो वो दी जाएगी प्रति माह के हिसाब से। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स अपन उन्हीं पे ही ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जो अपना बिंदु आता है वो आता है युवा विकास एवं कल्याण। हम खुद युवा हैं और हमें युवाओं के लिए ही देखना है। तो पहली बात तो कि जो ये 2023 और 24 का बजट था वो युवाओं पर ही केंद्रित था। तो पूछा जाए कि जो 2023-24 का बजट था वो मुख्यतः किस पर केंद्रित था, तो वो युवाओं पे केंद्रित था। इस साल एक नई युवा नीति भी लाई गई और युवाओं के विकास और कल्याण कोष का गठन किया गया। अब युवा विकास और कल्याण कोष का गठन किया गया है, तो कोष का मतलब होता है पैसों की जरूरत होती है, और कितने पैसों से बना है, वो बना है 500 करोड़ रुपए से कोष बनाया गया। हम देख रहे हैं कि आए दिन परीक्षा के पेपर होते हैं, पेपर आउट होने की घटनाएं भी हो रही थी। तो इन पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, STF का गठन किया गया। तो पूछ लिया जाए स्पेशल टास्क फोर्स है वो किसके लिए हुई है, जो पेपर लीक हो रही है उन घटनाओं को रोकने के लिए। अब परीक्षा में जब हम एग्जाम देने जाते हैं और हमें पता है कि हर बार फॉर्म भरते हैं, फीस लगती है, तो अब ऐसा क्या है कि जो भी परीक्षाएं होगी उसमें रजिस्ट्रेशन फीस है वो एक बार लगेगी, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। अगला कोई वो है नहीं, मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना के अंदर 30,000 विद्यार्थी लाभ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप भी यदि कोचिंग कर रहे हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा पहले 15,000 लोगों को अनुप्रेती कोचिंग योजना के तहत फायदा दिया जा रहा था। मैंने अनुप्रेती कोचिंग योजना पे अलग से एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं अनुप्रेती कोचिंग योजना का वीडियो भी। राज ई लर्निंग हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर इसमें जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनको सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट, विवेकानंद यूथ हॉस्टल। देखिए ये कीवर्ड पकड़ने अपन को, विवेकानंद यूथ हॉस्टल क्या है, कहाँ पे बनेंगे, जिला मुख्यालयों पे बनेंगे। क्यों बनाए जा रहे हैं विवेकानंद यूथ हॉस्टल, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विवेकानंद यूथ हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल स्थापित होंगे। हमने देखा है कि आज अभी पिछले 2 या 3 साल के अंदर अंदर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, और इवन जो छोटे छोटे कस्बे हैं 400-500 जो जनसंख्या के ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पे भी लाइब्रेरी स्थापित हो रही है। तो सरकार ने भी इसमें क्या किया कि जो ब्लॉक मुख्यालय हैं वहाँ पे सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किया, और वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी, चाहे आप चाहे जो बुक वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो विवेकानंद यूथ हॉस्टल है वो जिला मुख्यालय पे मिलेंगे आपको, जबकि सावित्रीबाई फुले वाचनालय है वो कहाँ पे मिलेंगे, ब्लॉक मुख्यालय पे मिलेंगे। नेक्स्ट, इसमें अपन उन्हीं पे ही चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स जो मुझे लगा कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि सब चीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण हो सकती है अपन उसी पे करेंगे। जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। देखिए प्लेनेटेरियम के बारे में यदि पूछ लिया जाए कि कहाँ स्थापित होगा, तो हमें याद रखना है 3 स्थानों पर स्थापित होगा, और वो 3 स्थान कौन कौन से हैं, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाई जाएगी, और बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाएंगे तो इसमें जयपुर के अंदर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधे सीधे प्रश्न उठ के परीक्षा में आते हैं, और कल जब सामान्य वाद विवाद पर घोषणाएं हुई थी 16 फरवरी 2023 को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा कि हम 1 लाख भर्तियां और करने की घोषणा करते हैं। तो उन्होंने 1 लाख भर्तियों की घोषणा करी है। तो उन 1 लाख भर्तियों में देखिए प्रश्न तो इन्हीं में से यानी गवर्नमेंट की जो दस्तावेज होते हैं उसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको अपन सही तरीके से करके जाते हैं तो काफ़ी हद तक अपन सही कर पाते हैं। सिंपल सा प्रश्न आता है, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्थापना किस जगह की जाएगी, तो वो आपके कहाँ पे की जाएगी, जयपुर के अंदर। इसी तरह जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी भी बनेगी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जयपुर में, एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में, लेकिन जो माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी वो कहाँ पे बनेगी फ्रेंड्स, वो बनेगी कोटा संभाग के अंदर बनेगी। कोटा की बात नहीं हो रही, या कोटा संभाग की बात हो रही। तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें अपने सामने आ रही है कि जयपुर के अंदर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना होगी, जयपुर में है राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, जबकि कोटा के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। ये छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं जिनको हमें बिल्कुल याद रखना है।
अब हम देख रहे हैं जो बालिकाएं कॉलेज के अंदर पढ़ रही थी उनको शिक्षा से जोड़े रखने के लिए जो कालीबाई भील देवनारायण योजना थी उसमें स्कूटियों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। बाकी इसमें फ्रेंड्स जो इस अपने परीक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं अपन उन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और करेंगे ताकि अपना जो क्वेश्चंस है वो सही हो सके। तो ये तो था फ्रेंड्स युवाओं पे आधारित। और अब हम देख रहे हैं कि इस बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उस पर क्या क्या हुआ। तो देखिए चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंदर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसमें प्रति परिवार बीमा राशि को बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया गया, 25 लाख रुपए, जबकि ये पहले कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपए कर दी गई थी, पहले कितनी थी, 5 लाख रुपए। देखिए फ्रेंड्स यदि ये पूछा जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रति परिवार बीमा की राशि कितनी कर दी गई है तो वो 25 लाख करना। यदि वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कितना कर दिया है तो वो आपको 5 लाख बताना। पहले 10 लाख और 5 लाख थे लेकिन अब कितना हो गया, 25 लाख और 10 लाख हो गया। दोनों का साथ परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी तरह जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकली काउंसलिंग सेंटर्स बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स आजकल लोग मानसिक रूप से इतने समर्थ नहीं रहे जितने रहे, क्योंकि फिजिकल वर्क कम हुआ है। तो साइकोलॉजिकली काउंसलिंग सेंटर भी खोले जाएंगे और वो कहाँ पे खोले जा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। और नशा मुक्ति देखिए आजकल युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नशे की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए तो इसके लिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित 15 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। अगला काफी महत्वपूर्ण है, जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। अब प्रश्न आ जाता है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, और उसमें अपने पास पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर का नाम आ जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुलेगी। तो ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके कहाँ खुल रही है फ्रेंड्स, जोधपुर के अंदर खुल रही है। ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे राजकोषीय घाटे का पूछे, चाहे राजस्व प्राप्तियां पूछे, राजस्व व्यय पूछे, चाहे इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे, चाहे माइनिंग यूनिवर्सिटी पूछे और भी कोई क्वेश्चन पूछे। RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज और मातृत्व विज्ञान संस्थान कोटा में न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। देखिए हम भी एग्जाम देते थे उस वक्त ऐसे क्वेश्चन आते थे छोटे छोटे और लगता था कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ भी सीधा से प्रश्न पूछ ले कि न्यूरो साइंस सेंटर कहाँ खुलेगा, तो कहाँ खुलेगा फ्रेंड्स न्यूरो साइंस सेंटर, वो खुलेगा आपके कोटा के अंदर। इसी तरह देखिए ये जो एक स्पेशल चीज़ होती है ना वही पूछी जाती है, बाकी 4-5 जगह खुल रही है या बल्क में है तो उस पर इतना फोकस नहीं होता। इसी तरह उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज के लिए होता है। आप सिकल सेल डिजीज अपन साइंस में काफ़ी बार पढ़ते ही हैं। तो इसी तरह आगे देखिए आप जो अपने को और लगेगा, अब जो सड़क सुरक्षा से संबंधित चीज़ें आ रही है इसमें सड़क सुरक्षा के बारे में जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स और ट्रॉमा ट्राइंगेज प्रोटोकॉल को प्रभावी अनुपालना की जाएगी। अब आता है सोशल सिक्योरिटी पे। देखिए मुख्यमंत्री महोदय का अपन देखते ही रहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी पे काफ़ी फोकस भी रहता है, संवेदनशीलता भी है। तो यहाँ पे जो मनरेगा के अंदर इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो 125 दिवस प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी दी जाती है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अपन देखते थे, पहले पेंशन 500 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये, फिर 1500 रुपये, 1250 रुपये थी, लेकिन इसमें यह कह दिया कि 1000 रुपये से न्यूनतम पेंशन नहीं रखी जाएगी। तो यदि आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगी राजस्थान के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है कि उससे कम तो होगी नहीं, तो वो कितनी है, 1000 रुपये। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इस बार के जो RS मेंस 2021 हुए थे उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो होती है वृद्धावस्था, इनके बारे में पात्रताएं पूछी थी, क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए। तो हमें जाने अनजाने में यहाँ से प्रश्न के उत्तर मिल जाते। और इनमें देखिए एक अच्छा प्रावधान क्या किया, 1000 रुपये तो न्यूनतम है ही है, लेकिन हर वर्ष 15% की स्वतः वृद्धि हो जाएगी।
पहले ये था कि पेंशन 500 रुपये मिल रही है, 4-5 साल से 500 रुपये ही मिलती जा रही है, तो लाभार्थी ये सोचता है कि यार हर साल 500 रुपये बढ़ रहे हैं तो कुछ वृद्धि नहीं हो रही, जबकि अपन देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी चीज़ें हो रही है, तो वो भी बढ़ोतरी की आशा करते हैं। तो इनमें ये प्रावधान कर दिया कि आपके पेंशन जो है वो 15% स्वतः बढ़ेगी और न्यूनतम कितनी होगी, 1,000 रुपये। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट, गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। 200 करोड़ रुपए का गीग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड भी बनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जो अपन देखते हैं आजकल ऑनलाइन कंपनियां मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और ऑनलाइन प्रोडक्ट को कंपनी से कंज्यूमर तक यानी कि उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं, आप देखते हैं कि आपके वो डिलीवरी बॉय आता है जो आपको सामान देके चला जाता है, चाहे जोमेटो देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए और ऑनलाइन कंपनियां देख लीजिए, उनमें जो ये काम करने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं गीग वर्कर्स। तो ये माना जाता है कि इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कंपनी में काम करते हैं तब तक पैसा मिलता है और काम नहीं करते हैं या कंपनी ने उनको बाहर निकाल दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो उनके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई और उनके लिए अलग से एक डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया जो कि 200 करोड़ रुपए का है। तो ये भी जरूर रखें क्योंकि काफ़ी नया वर्ड है गिग। हालांकि आरएस में पूछा जाता रहता है मेंस वगैरह में, और जो मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं वो भी काफ़ी पूछते हैं इधर उधर के, पर हमें ये ध्यान रखना है कि गिग वर्कर्स होते क्या है और गिग वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट फंड बना है तो वो कितने रुपए का बना है। अब नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार किया जाएगा। इसकी संख्या बढ़ा करके 2000 होगी। देखिए, पहले इंदिरा रसोई योजना थी जिसको अपन देख रहे थे 8 रुपये में भरपेट खाना आप खा सकते हो और शहरी क्षेत्रों में अंदर संचालित हो रही थी। तो इनमें कहा कि हम शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना लाएंगे। बाकी कोर्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अपन इन पर ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखिए, वापस वही जैसे हमने मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करी थी वैसे ही जोधपुर में ही महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी बनेगी। यदि ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी तो फ्रेंड्स अपना उत्तर होना चाहिए जोधपुर। लेकिन ये पूछ लिया जाए, देखो दिव्यांगजन या विशेष योगीजन एक ही है, उनको सम्मान देने के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी की स्थापना तो हो जाएगी जोधपुर के अंदर, लेकिन उनके लिए महाविद्यालयों की स्थापना होगी, विशेष योगीजन महाविद्यालयों की स्थापना वो कहाँ पर होगी, वो होगी आपके कोटा, भरतपुर और उदयपुर में। यदि पूछा जाए विश्वविद्यालय तो अपना उत्तर जोधपुर होना चाहिए। यदि ये पूछा जाए कि विशेष योगीजन महाविद्यालय कहाँ पे है तो वो कोटा, भरतपुर और उदयपुर के अंदर। ये बिल्कुल अलग अलग करके आपको देखना है। नेक्स्ट, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। देखिए वर्ड क्या है, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर। तो पहले तो ये देखना है कि प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना है क्या। फ्रेंड्स, प्रियदर्शनी डे केयर योजना ये है कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, अब कामकाजी महिलाओं के बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। जब वो काम करेगी तो उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, तो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना लाई गई है। और ऐसे कितने डे केयर सेंटर बनेंगे फ्रेंड्स, 500 डे केयर सेंटर बनेंगे। तो आपको तो मेनली ये फोकस करना है कि प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना है क्या, ये तो पता चले कम से कम। कितने बनेंगे वो बाद की बात है, लेकिन ये तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कितने बनेंगे। तो वो बनेंगे फ्रेंड्स 500, और है क्या, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए बनेंगे। नेक्स्ट, कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। हमने देखा था कि 19 और 20 के अंदर काल कलवित करने के लिए लोगों के लिए बहुत ही कठिन दौर था कि लोग कोरोना से ग्रसित हुए। कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को दिया था तो वो अनाथ भी हो गए, तो उन बच्चों को सरकार ने नौकरी देने की घोषणा की है। इसी तरह जो औद्योगिक अपना विकास है, इस औद्योगिक विकास के अंदर उदयपुर के अंदर एयर कार्गो बनेगा। एयर कार्गो मतलब एयर से सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। और बीकानेर में, पचभद्रा, बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो भी बनेंगे। देखिए पहले भी इनलैंड कंटेनर डिपो थे, लेकिन नए किस जगह बनेंगे उसकी घोषणा हुई है बीकानेर और पचभद्रा, बाड़मेर के अंदर। और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी जयपुर के अंदर था, लेकिन ये है यहाँ पे उदयपुर की यहाँ पे बात हो रही है। और ब्लू पोल्ट्री के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो ये
देखिए ब्लू पोट्री के लिए जयपुर बार बार अपन याद करते ही हैं और जनरली याद भी रहता ही है, लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि ब्लू पोट्री के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बनेगा, तो वो कहाँ पे बनेगा फ्रेंड्स, जयपुर के अंदर बनेगा। अब जो सड़कों के बारे में है तो अपन उन पे ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने परीक्षा की दृष्टि में जो महत्वपूर्ण होते हैं अपन उसी पे ही चर्चा करते हैं जिन पे प्रश्न बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित 3D सिटी परियोजना लाई जाएगी। तो अब यहाँ पे 3D सिटी परियोजना में कौन कौन से शहर सम्मिलित है वो अपने को याद रखने हैं। वो है जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। बाकी ये पेयजल से संबंधित है। पेयजल के अंदर फ्रेंड्स देखिए आपको ये जरूर याद रखना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। इसके अलावा वापस ऊर्जा पे आ जाता है। ऊर्जा पे अपने को कोई विशेष इसमें परीक्षा की दृष्टि से मेरे को लगा नहीं, वैसे अपने आप में सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पे ये है आपके वन एवं पर्यावरण से संबंधित। देखिए वन और पर्यावरण में मुख्य रूप से ये रहता है कि प्रदेश को हरित प्रदेश कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए प्रत्येक जिले में एक एक लव कुश वाटिका बनाई जाएगी। देखिए जहाँ पे वाटिका बनेगी तो पेड़ पौधे लगेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे तो पर्यावरण के अंदर हरियाली आएगी, तो हरित प्रदेश बनेगा। तो लव कुश वाटिका कहाँ बनाई जाएगी, तो प्रत्येक जिले में बनेगा, ये थोड़ा अपने यहाँ रखें। नेक्स्ट, जमवा रामगढ़ के अंदर, जमवा रामगढ़ कहाँ पे फ्रेंड्स, जयपुर के अंदर, जहाँ पे इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड रिकवरी रिसोर्स पार्क की स्थापना किस स्थान पे होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपन इन चीज़ों को इग्नोर कर देते लेकिन इनसे छोटे छोटे खूब सारे प्रश्न बन रहे हैं और हमने भी MCQ क्वेश्चंस बनाए हैं जो हमारा राज ई-लर्निंग ऐप है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इनके सारे MCQ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम बजट और आर्थिक समीक्षा है उसके भी क्लासें भी आपको मिलती रहेगी और आपको MCQ क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स, वो है आपके जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर। इसी तरह कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था के लिए 50,000 महात्मा गांधी युवा प्रेरक और कौन से थाने कहाँ स्थापित होंगे उनके बारे में, चौकियों के बारे में बताया हुआ है। और फिर देखिए सुशासन की बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। गुड गवर्नेंस में फ्रेंड्स ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण, रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः लागू होगा। रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम में आपको स्वतः के बारे में पूछा जा सकता है कि स्वतः है क्या। स्वतः किससे संबंधित है, स्वतः गुड गवर्नेंस से संबंधित है, सुशासन से संबंधित है। देखिए गुड गवर्नेंस ये होता है कि सरकार के द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है वो समयबद्ध है कि नहीं है, गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है और संपूर्ण है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और वो अपन डिलीवरी कितनी फास्ट कर पाते हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पाते हैं, उसी के लिए ही ऐसे सिस्टम लाए जाते हैं। देखिए हम पहले देखते थे ऑफलाइन काम होता था, आजकल ऑनलाइन होने लगा है। सर्विस आप अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करवा सकते हो, उस शिकायत का निस्तारण भी तुरंत हो जाता है। तो ये सब क्या है कि सर्विस प्रोवाइड बेटर हो। तो इसी में ही एक है आपके रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः। तो आपसे पूछ लिया था कि स्वतः किससे संबंधित है, तो वो सुशासन से संबंधित है। नेक्स्ट आपके कृषि बजट है। हमने देखा था फ्रेंड्स जो कृषि बजट होता है, कृषि बजट पिछली बार का जो अपना बजट था 2022 और 23 का, इसमें पहली बार कृषि बजट को आम बजट से अलग किया गया था और वो पहला कृषि बजट था जो कि पृथक हुआ था। और इस बार का जो कृषि बजट है वो दूसरा पृथक कृषि बजट है। तो इसमें कृषि के अंदर क्या क्या घोषणाएं हुई थी उसके बारे में बताया हुआ है। तो अपन तो उसी पे ही फोकस करेंगे जो परीक्षा में अपना प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स, बाकी आपको पढ़ना तो पूरा ही चाहिए। देखिए यहाँ ये सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं लेकिन किसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रही है, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंजीर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। और अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस स्थान पे बनेगा, सिरोही के अंदर बनेगा। इसी तरह 1000 कृषक मित्र भी बनाए जाएंगे और
जोबनेर जयपुर में पशुपालन यूनिवर्सिटी बनेगी। देखिए हमने माइनिंग यूनिवर्सिटी की बात करी थी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करी थी, एविएशन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पशुपालन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी। तो पशुपालन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है फ्रेंड्स? जोबनेर जयपुर के अंदर। इसके अलावा 2000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। देखिए हम 100 यूनिट की बात कर रहे थे घरेलू के लिए, लेकिन यहाँ पे 2000 यूनिट की बात हो रही है, वो किसानों के लिए है, बिजली की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें डाटा याद होना चाहिए, 100 यूनिट किसके लिए और 2000 यूनिट किसके लिए है। बाकी ये योजना एक और आई है अपने सामने, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। ये किसके लिए? दुधारू पशुओं के लिए है। इसी तरह निःशुल्क टीकाकरण भी किया जाएगा। बाकी कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैब्स वगैरह स्थापित की जाएगी उसके बारे में है। शहरी क्षेत्रों के अंदर 1000 सरस मित्र लगाए जाएंगे। ये सरस मित्र किसे संबंध कहाँ पे लगाए जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे अपना जो बजट था उस पर आधारित प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अपने काफ़ी महत्वपूर्ण थे, उन पे अपन चर्चा करेंगे और चर्चा देखी। और आप इनको जो जो हमने मोस्ट बताया उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और आप हमारा जो ऐप है राज ई लर्निंग, उस राज ई लर्निंग पे आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उस पर आप MCQ क्वेश्चंस हैं इस बजट पे आधारित, वो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जब ही महत्वपूर्ण होती है जब हम उनके MCQ क्वेश्चंस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।